जो पैशन है वो उन्होंने अपने नेम के साथ अटैच कर लिया है। तो उनका पैशन के साथ जो नेम है वो है जापान, मुगल, टोक्यो। तो इनसे पूछते हैं इनके नेम के बारे में, और इनसे पूछते हैं इनके ब्यूटीफुल बैकग्राउंड के बारे में, और इनसे पूछते हैं इस नाम के ट्विस्ट के बारे में। So he will join us within a few seconds because there was some technical issues. जी जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी। कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रही हैं? यस, हाँ जी। अच्छा, विजुअल भी आ रहा है? जी बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके, प्लीज गो हेड। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे खुशी हुई कि आपके साथ, एक तो आप मेरी फैमिली से हैं, मैंने आपको ओके इसलिए किया कि आई एम मुगल एंड यू आर मुगल टू। थैंक यू सर। सर अपना इंट्रो दें कि आपके नेम के साथ लगता है जापान, मुगल, टोक्यो। So इसके बारे में बताएं आप। मैं असल में जापान में 35 इयर्स यहाँ मैं रहता हूँ जापान में। मेरी जापानीज वाइफ हैं, बच्चे हैं मेरे, 2 पोती पोते हैं। आई हैव अ बिग फैमिली, पांच है, मैं 4 बेटे एक बेटी है। सो आई हैव अ बिग फैमिली हियर। तो बेसिकली मैं जापानीज टेलीविजन के साथ मुंसलिक हूँ। जापानीज मीडिया के साथ मेरे प्रोग्राम सारे जितने भी होते हैं वो जापानीज टेलीविजन के लिए होते हैं। लेकिन उसके साथ लोग कहते हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो जब मैं जापानीज में कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ जापान में भी हैं। वो कहते हैं मुगल साहब कोई साढ़े पंजाबी गल करिया करो जनाब, को उर्दू भी साढ़े गल करो जी साढ़े पल्ले पे। तो उसके लिए फिर मैंने शुरू किया, मैंने कहा चल एक गपशप लगाई जाए। तो ये अभी जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, तो जापान में भी अभी लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन वैसा नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में आपको बंद कर दिया है। यहाँ पे जो है उसको कहते हैं स्मार्ट इमरजेंसी। कि स्मार्ट है, आप बाहर निकल सकते हैं लेकिन जहाँ आपकी ज़रूरत है चीज़ें खरीदने के लिए आप जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये कि मैं भी यहाँ लॉकडाउन हो गया। भी अपनी गैलरी में मेरा बैकग्राउंड यही है कि आई एम पेशन कारपेट डीलर एंड जर्नलिस्ट। ये मेरी गैलरी है, इसी को मैंने अभी शोरूम बनाया, इसी को मैंने अपना स्टूडियो भी बनाया, यहाँ से लाइव टॉक कर रहा हूँ। तो कल आपने जब मुझे रिक्वेस्ट भेजी तो आई लव टू, मैंने कहा चलें किसी पाकिस्तानी यंगस्टर के साथ उनके दिल की बात, उन्हें भी मैं अपना मैसेज कराऊँ। होता ही है कि असल में मैं यहाँ पे एज ए होस्ट होता हूँ, लोगों का इंटरव्यू करता हूँ। बट आई एम हैप्पी कि सिद्रा यू आर गोइंग टू इंटरव्यू मी। ओके, गो हेड प्लीज, आपने जो कुछ पूछना है आस्क मी नाउ। सर जज़ाकिल्लाह, बहुत सारी रिस्पेक्ट देने के लिए। और मेरे सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि आपने मुझे एक ओपन जो है वो इनविटेशन दे दिया कि जो चाहे आप पूछें। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड है इतना कलरफुल और इतना ब्राइट, मुझे तो कहीं कहीं ट्रेडिशनल लुक भी आ रही है कि पाकिस्तानी ट्रेडिशनल लुक भी उसमें से झलक रही है। सो आपने यही क्यों बैकग्राउंड सेलेक्ट किया? बैकग्राउंड का मतलब क्या कह रहे हैं? मेरे ये पीछे वाले बैकग्राउंड को पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ बैकग्राउंड को आप पूछ रहे हैं? आपकी जो पीछे वाला बैकग्राउंड है। पीछे वाले बैकग्राउंड ये पेशन कारपेट है। असल में बहुत बड़ी गैलरी है। अगर मैं इसको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा ना, एक बिग हाउस, ये मतलब मेरा कारपेट डीलर का शोरूम है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं स्टूडियो से बात करता हूँ, लेकिन आज ये कैमरा उठा के मैं यहीं पे ले आया। मेरे स्टूडियो के जो वो टेक्निकल आईटी इंजीनियर का मुगल साहब आप यहीं से बैठ के आप लाइव कर दिया करें। मैंने जितने प्रोग्राम करने होते हैं उसके लिए कि एक तो ये कि कारपेट अच्छे लगते हैं आपको, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को लुक्स अच्छी देनी चाहिए। कोई भी आप पीछे, आप भी जो ना, मैं देखा आपकी लाइटिंग ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई पीछे ग्रीन या कोई ऐसा पर्दा डाल लें, तो उसमें होगा कि आप फेस जो है ना आपका और क्लियर नजर आएगा। लाइटिंग आपके सामने आना चाहिए, ठीक है ना? अब लाइटिंग आपके ऊपर आ रही है, आई कांट सी योर फेस। सॉरी, आप बात करें। नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है ना? हाँ प्लीज, ठीक है, गो अहेड प्लीज। तो सर आज तो फिर एक डबल ट्रीट ये हो जाती है कि आज हम आपका शोरूम भी देख सकेंगे, और आपके शोरूम में किस किस कलर के कारपेट हैं हम उनको भी देख सकेंगे। और फिर आप हमें ये भी बताइएगा कि आप जो अपने स्टूडियो में किन टॉपिक्स पे, किन प्रोजेक्ट्स पे और किन अवेयरनेस प्लान्स पे जो है वो काम करते हैं, वो भी हमें बताएं। देखिए, वो कारपेट की तो गैलरी, असल में मेरा काम होता है गैलरी जो यहाँ पे शोरूम्स है, काफ़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, उनके अंदर मेरी एग्जीबिशंस होती हैं कारपेट के लिए। मैं जाता हूँ वहाँ पे। और उसके अलावा मेरे जो कि बेसिकली मैं जर्नलिज्म में 35 साल से हूँ कि जापानीज टेलीविजन के ऊपर मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं उनको ओपिनियन देता हूँ। एज ए फॉरेनर वो मेरी ओपिनियन को सुनना चाहते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, वर्ल्ड इशू पे होते हैं, करंट इशू पे होते हैं। तो
बेसिकली अभी जो मैं यहाँ पाकिस्तान को मैंने अभी मीडिया को इतना टच नहीं किया था, लेकिन जब से ये कुछ दोस्त मतलब इंटरनेट के ज़रिए अभी आने शुरू हैं तो सब मुझे रिक्वेस्ट भेजने लगे हैं कि मुगल साहब हमें भी आप टाइम दे दिया करें। तो मैंने कहा चलिए अब यंगस्टर को थोड़ा बहुत 5-10 मिनट टाइम दें, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे साथ कोई गपशप लगे, लोग अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश ये कि जितने भी यंगस्टर हैं ना वो अपने आप को ओपन करें, ओपन करके आए। इस मीडिया का मकसद ये है कि ये जो सोशल मीडिया है ना इसके अंदर आप अपने जज्बात को पेश कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को, जो बात आप दोस्तों से नहीं कर सकते या रिश्तेदारों से नहीं कर सकते लेकिन ऑन कैमरा आप कर सकते हैं। तो कम ऑन एंड स्पीक वट एवर यू, आपकी जो लाइफ है, आपका जो बिजनेस है, उसको ओपन यहाँ पे बात करें। तो आई थिंक दिस इज़ गुड आइडिया। आई एम वेरी हैप्पी कि यूर फीमेल, और माशाल्लाह मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना भी मुझे बताएं कि मैं आई डोंट नो अबाउट यू। मैंने जस्ट आपको ओके कर दिए यहाँ पे फेसबुक पे, यू जस्ट सेंड मी द रिक्वेस्ट, और मैंने कहा चले सिद्रा, सिद्रा मुगल है तो मैं हुमायूं मुगल हूँ, तो चले चैट चैट कर लेते हैं। सिद्रा आप क्या करती हैं? आप बताएं आप क्या करती हैं ताकि मेरे सर व्यूअर्स। मैं हाँ प्लीज। सर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मैं बाय प्रोफेशन एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, और कनेक्टिविटी, कनेक्शंस बनाना, सोशल इंटरेक्शन मेरी ऑक्सीजन है। सो दैट्स व्हाई मैंने आप जो है वो कांटेक्ट किया। आई से। अच्छा, तो अभी आपका क्या टारगेट है? व्हाट डू यू वांट टू डू इस सोशल मीडिया से? आप क्या गेन करना चाहती हैं? इससे मैं मेरा जो ताल्लुक है वो स्पेशल एजुकेशन से है, और मैं साहिवाल में एक छोटा सा सेंटर चलाती हूँ स्पेशल बच्चों का। तो मेरा मिशन यही है कि मैं साहिवाल में स्पेशल बच्चों के लिए एक ऐसा सेटअप अरेंज करूं जो मेन स्ट्रीम के लेवल का हो, जिसमें उनके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट हो, इक्विप्ड हो, और सेफ्टी लेवल बेस हो, और इसमें हर वो फैसिलिटी हो जो स्पेशल बच्चा हर एज में जो है उसकी डिमांड होती है, और हर एज में वो जो डिजर्व करता है। सो वो सब क्वालिटी, सब फैसिलिटीज वहां होनी चाहिए सबके लिए। I see. Very good, very good. Now up to you. Go with your question. पूछें अब आप जो कुछ पूछना है. Any other question? सर आपने आपने ये जो है आप YouTube चैनल और ये जर्नलिस्ट वाली फील्ड जो है, ये कब आपने जो है वो इसको अडॉप्ट किया, और इसके पीछे कोई रीजन अडॉप्ट करने के? वो यूट्यूब जो है ना, असल में मैं तो जापानीज टेलीविज़न पे आता था, तो ये होता है कि जापानीज टेलीविज़न अब वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है, वो जापान पाकिस्तान में तो नहीं देखा जा सकता था और दूसरे मुल्कों में नहीं देखा जा सकता था। तो ये कोई तकरीबन 15-16 साल हो गए यूट्यूब पे कि जो मेरे प्रोग्राम हो जाते थे उसको फिर मैं अपलोड कर दिया करता था यूट्यूब पे। देन माई फैमिली कैन वॉच इट। वो अमेरिका में भी देख सकते थे, किसी यूट्यूब का तो था, लेकिन उस वक्त ये कॉपीराइट का इतना मसला नहीं होता था। लेकिन ये अभी आगे यूट्यूब ने कॉपीराइट वाला मसला शुरू कर दिया, तो मुझे काफ़ी वीडियोस डिलीट करनी पड़ रही हैं। वो कहते हैं आपने ये जो टेलीविज़न पे ऑलरेडी जो जापानीज टेलीविज़न के ऊपर ब्रॉडकास्ट की हुई हैं वो आप नहीं कर सकते, वो मैंने अभी डिलीट कर दी हैं। तो मकसद यही था कि पूरे वर्ल्ड को दिखाना कि व्हाट आई एम डूइंग इन जापान। लेकिन वो जापानीज चैनल जा नहीं सकते थे किसी दूसरे मुल्क में। उस वक्त आप या तो सेटेलाइट पर देख सकते थे, लेकिन वो भी नहीं था। तो ये वजह थी। लेकिन उसके बाद नाउ आई गेट इट एंटरटेनमेंट चैनल। फिर उसके बाद अभी मेरे अपने जो प्रोग्राम होते हैं, मैं दोस्त जापानीज़ हैं, वो अगर टेलीविज़न पे बाज़ बातें नहीं कर सकते, मतलब टाइम बहुत कम होता है, मतलब मैक्सिमम 5-10 मिनट देंगे, आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते। लेकिन यूट्यूब या सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप खुल के बात कर सकते हैं, जो आपका ओपिनियन है, अपने अंदर से बात करना चाहते हैं। तो वो फिर मैंने कहा कि अपने स्टूडियो के अंदर मैंने अपने लाइव टॉक के प्रोग्राम शुरू किए, और अल्लाह का शुक्र है 1000 ऑफ मेरे गेस्ट हैं, जापानीज़ हैं, फॉरनर्स हैं, उनके साथ बात करता हूँ। लेकिन उर्दू में आई थिंक मे बी यू आर द सेकंड वन जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन मैंने रिहान अल्लाहवाला से बात की थी, और आई थिंक सेकंड वन इज़ यू, कि मैं उर्दू में मैंने कहा चले थोड़ी सी मेरी उर्दू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आई फॉरगेट टू स्पीक उर्दू। राइट। सर आपने पाकिस्तान को जो जब छोड़ा, और अब जब आप सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों को देखते हैं और उनका वर्क देखते हैं या उनकी प्रोग्रेस देखते हैं, तो आप क्या फील करते हैं कि वो जब आप पाकिस्तान से यहाँ आए थे तब लोगों का जो है वो कैपेसिटी ऑफ थॉट्स क्या थी और अब क्या है, तो डिफरेंस कहाँ जो है वो आप फेस करते हैं? सिद्रा देखिए, मैं जब आया था ना, आई वॉज 21, मैं 21 साल की उम्र में आया था यहाँ जापान, और आई वॉज स्टूडेंट। मैंने वहाँ निमल यूनिवर्सिटी से जापानीज़ में डिग्री की, मतलब डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली, तो मैं एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट आया था यहाँ पे। और जिस वक्त मैं आया था तब उस वक्त तो मैं बताऊँ कि टेलीफोन भी नहीं होता था। टेलीफोन भी ब्लैक वाला टेलीफोन होता था, बुकिंग करके मुझे टेलीफोन बात करनी पड़ती थी, और महीने में 1 या 2 दफ़ा, और बड़े पैसे लगते थे उसमें, फ्री कॉल नहीं होती थी। उसके बाद फैक्स मशीन भी नहीं होती थी। इसके बाद फैक्स मशीन आए। फैक्स के बाद फिर फर्स्ट टाइम जब मैंने कंप्यूटर ख़रीदा वो तकरीबन 25 ईयर्स अगो, वो छोटा सा एक कंप्यूटर होता था एप्पल का।
तो वो स्टेप बाय स्टेप अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब तो आपके स्मार्टफोन में आनी शुरू हो गई हैं चीज़ें, आप यहाँ लाइव बात कर सकते हैं। तो ये बड़ा डेवलप हुआ है, मतलब वर्ल्ड में जो है ना डेवलपमेंट हुई है कि आपको एक काले वाले टेलीफोन से लेके लोगों ने मोबाइल फ़ोन तक पहुँचा दिया। तो ये टेक्नोलॉजी देखिए बड़ी तरक्की की है। और आई थिंक इससे अब ज़रूरत ये है कि आपके हाथ में मोबाइल तो आ गया है, टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आप इसको मिस यूज़ करेंगे तो इट विल बी प्रॉब्लम, और इसको मिस यूज़ किया जा रहा है। वो मैं यही कहूँगा आप लोगों को, मतलब जितने भी यंगस्टर देख रहे हैं, कि वो मैं उनको मिसाल देता हूँ कि देखिए ये जो नाइफ होता है ना, छुरी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर तुसी प्याज कटना है, रोटियां पकानी है, तो बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं। लेकिन अगर आपने उठा के बैंक में पहुंच गए तो क्या होगा, उन्होंने कहा आ जाओ ना इधर पुलिस वाले, ठीक है ना। तो छुरी जो है ना वो इज नॉट टूल जो है ना वो। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, हाँ ਤੁਸੀਂ पंजाबी लोग ਪੰਜਾਬੀ तो ਚ ਗੱਲ पंजाबी च गल करो। मैं यही कह रहा मेरी थोड़ी पंजाबी च भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ छुरी लेके गए ਉੱਥੇ तो उन्होंने पुलिस बुला लेनी ਤੁਹਾਨੂੰ। तो छुरी में जो है ना वो फ़र्क नहीं, छुरी को आपने कैसे हैंडल करना है, उसे खाना बनाना है, लोगों को खुश करना है, या किसी की जान लेनी है। तो सोशल मीडिया में भी यही होता है कि जो आपका सोशल मीडिया, कैमरा, स्मार्टफोन जो भी है ना, इसको अब आपने यूज़ कैसे करना है। इसको आप पॉजिटिवली यूज़ करें तो इट विल बी बेनिफिट टू यू। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो लोगों की ज़िंदगी भी देखें ना, लोग इसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो ये मेरी एडवाइस है यंगस्टर से कि आपके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये जो भी स्मार्टफोन आया, वो रेहान अल्लाह वाला को गया। मैंने कहा आप सबको छुरियाँ तो पढ़ा रहे हो, किसी ने बंदा मारते फिर की करेगा तू। वो कहता नहीं मेरा काम है गुर्बत दूर करना। मैं कहा तू गुर्बत दूर करी जा, किसी बंदे गलत इस्तेमाल कर लिया तो सारा ब्लेम तुम पे आएगा भाई। लेकिन उनके साथ छुरी पकड़ाओ, लेकिन उसको छुरी चलाने का तरीका भी बताओ कि मैंने यार इससे खाना पकाना है, अच्छे खाने पकाने हैं, लोगों को खुश करना है, किसी को काट पीट नहीं करनी, इसमें गालियाँ नहीं देनी, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी को नंगा नहीं करना। लोग अब इसको मिस यूज़ इतना कर रहे हैं, आई रियली फेड अप के, मतलब इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव जो है ना मीडिया जाए। सोशल नेट पे आप भी माशाल्लाह खातून हैं, तो आप भी इसको बिहेवियर मतलब बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें। तो यही मेरी एडवाइस थी आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एडवाइस फॉर आवर यूथ। और सर एक और क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है कि यहाँ जापान में जापानीज के अलावा इंग्लिश को जो है वो किसी तरह की प्रमोशन मिलती है? हाँ, मतलब इनकी फर्स्ट लैंग्वेज, इनकी हर चीज़ जापानीज़ में है। मतलब मेडिकल पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, आपको जापानीज़ मस्ट, यू हैव टू लर्न जापानीज़। मैं जब आया था तो इंग्लिश यहाँ नहीं चलती, लेकिन है कि अब ये बोल लेते हैं, इनके लिए सेकंड ऑप्शन है, लेकिन वो इतना प्रमोट नहीं करते। ये प्रेफर करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में सारा कुछ किया जाए। इनका प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, उन्होंने ट्रांसलेटर रखते हैं। आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल इंटरप्रेटर हूँ मैं। अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब थे, आरफ अलवी साहब, वो यहाँ पर आए थे, 3 दिन मैं उनके साथ रहा। फॉरेन मिनिस्टर आए थे अपना शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं के बेडिया के भी साथ मेरा ताल्लुक़ है। मैं असल में पीटीवी का कॉरेस्पॉन्डेंट भी हूँ यहाँ पे, और उनकी सारी कवरेज मैंने की थी। तो ये जो है ना वो कोशिश करते हैं कि आप इंटरप्रेटर साथ रखें और कोशिश करें अपनी बात अपनी ज़ुबान में करें। तो ये जापानी अपने आप को प्रेफर करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लाजमी जो तुम अंग्रेजी बोल रही है, हेलो हाई करनी है, पंजाबी च गल करो, नाल ट्रांसलेटर रख लो, थोड़ी अच्छी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि आपकी दिल की बात जो है ना, आप दिल की बात कहते हैं ना, किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, वो लाजिम बात है आपकी मादरी ज़ुबान, पिदरी ज़ुबान जो भी है ना, वो बेहतर होती है। सर एक चीज मैंने नोट की है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इंक्लूडिंग यू, जैसे आपने भी बोला, और भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पीटीआई के बहुत सपोर्टर हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, और आउट ऑफ द वे जाकर अपने जहां वो एग्जिस्टिंग कंट्री जो उनका है, जहां वो हैं बेचारे हैं, तो वो प्रदेश में बेशक 20 सालों से, बेशक 25 सालों से, तो उनका जो प्यार या उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो पीटीआई के साथ इतनी स्ट्रांग है। आप इसकी कोई वजह बता सकते हैं? नहीं, इसी तरह बात यह है कि देखें सबकी नहीं है। मैं भी हूँ, मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि पॉलिटिक्स से अलग ही बात करूँ, लेकिन वो जब ऑफिशियल आते हैं तो हम तो जो सलूट करते हैं ना, वो तो सिर्फ जो एक प्रेसिडेंट, एक वो नेम प्लेट होती है ना, उसको सलूट करते हैं। उसके अंदर भावे बंदा वो कोई भी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, अब हमें नहीं पता कि प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हम तो प्राइम मिनिस्टर की जो नेम प्लेट होती है ना, उसको हम सलूट करते हैं कि कोई भी बंदा प्राइम मिनिस्टर आ जाए, इसको आपने रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अब उसके अंदर कोई वो नून लीग का या पीपल्स पार्टी का कोई भी है, वो डजेंट मैटर है। उसके अंदर पर्सनैलिटी क्या है, आपने रिस्पेक्ट करनी अपने प्राइम मिनिस्टर को और अपने प्रेसिडेंट को, कि एज ए ये एक उनका एक ओहदा है, मतलब उसकी सीट है। मैं एक दफ़ा जब था, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए मैंने एक बुक लिखी थी। जब मैं गया वहाँ पे, मैंने उनको प्रेजेंट किया। उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब आर्मी का दौर था, 20 साल हो गए।
तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम जितने भी आर्मी में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने अपने बॉस को सलूट मारना है, जिसके अंदर लगा होता है कि चीफ जो आपके जो है ना, चीफ ऑफ कमांडो। अब ये नहीं देखते कि उसके अंदर बंदा कौन है। कहते जब वो उधर से सीट से हट जाता है तो इज़ अ नॉर्मल आदमी। तो ये कि हमें रिस्पेक्ट जो है ना वो करनी चाहिए कि अपने मुल्क के प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की, जो भी वो सीट पे बैठे हुए हैं उस सीट की रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी पॉलिटिकली जो है ना वो पीटीआई की कोई मोहब्बत, वो ठीक है, मैं बताऊं पीटीआई की मोहब्बत नहीं है, वो असल में इमरान खान के ज़ाती फ़ैन है लोग। अब देखिए मैं ज़ाती उनका फ़ैन हूँ, मतलब आई एम नॉट फॉर पीटीआई। मैं एज ए रिस्पेक्ट इमरान खान साहब जो जब यंग होते थे ना वो क्रिकेट खेलते थे, उस दौड़ के बड़े बड़े पोस्टर लगाए होते थे मैंने अपने कमरे में, है कि इमरान खान हो, इमरान सड़ा वही आवे। तो एज ए स्पोर्ट्स मैन उनके जो है ना फ़ैन बहुत हैं, इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरा ख्याल है उनके लिए दुआएं भी करते हैं। और आई थिंक वो अपनी तरीके से सही कर रहे हैं। Not supporter as a PTI, people are just loving Imran Khan as a sportsman, as a cricketer, or as a human being. राइट सर। और सर आपने इसमें एक मैसेज भी कन्वे किया जो बड़ा अच्छा है हमारी यूथ के लिए, और आजकल की जो एक सिनेरियो पाकिस्तान में क्रिएट है कि हम अक्सर जो है वो जो भी पावर में होता है हम उसके अगेंस्ट बोलते हैं, बेशक वो कोई जज हो गया, बेशक कोई लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हम अक्सर ब्लेम करते हैं। तो आपने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके ओहदे की, वो कोई भी आकर उसमें खड़ा हो जाता है। सो नेवर बॉदर इट, आप पर्सनल ना हो, आप सिर्फ उसके ओहदे की रिस्पेक्ट करें। दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज, और मेरे ख्याल में हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए हमारी यूथ को, क्योंकि जैसा आजकल इन्होंने एक चेन बिल्ड की हुई है कि एक पोस्ट करता है उसमें 10,000 लोग नीचे जो है वो अब्यूज कर रहे होते हैं, बल्कि वो अपनी तरबियत शो कर रहे होते हैं। सो सर आप कोई ऐसी चीज बताना चाहें जो आपको लगे कि यस, क्योंकि जापानीज करते हैं तो अगर ये पाकिस्तानी अडॉप्ट कर लें तो दे विल बी मोर प्रोडक्ट, मतलब और ज्यादा जो है ये प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अच्छी चीज कहीं से भी मिले, कहते हैं ना कि वो एक हजरत अली का कॉल है कि अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी मिले तो जहां से भी मिले ले लो, ये मत सोचो कि कौन दे रहा है। सो कोई ऐसा ओपिनियन या कोई ऐसी सजेशन जो आप चाहें कि अगर जापानीज जो है अगर ये करते हैं तो अगर पाकिस्तानी भी इस तरह का कुछ करे। सो सिद्रा, मैं आपको एक अपनी, बजाय इसके कि मैं एजुकेट करूँ या कोई ऐसी बात करूँ, फिलासफी बात करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं जापान में इंटरप्रिटेशन करता हूँ, तर्जमानी का काम करता हूँ। तो पब्लिक यहाँ जो कोर्ट है, इनकी अदालत होती है ना, उसमें जब भी कोई पाकिस्तानी या कोई ऐसे आ जाता है तो मुझे उनकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, इंटरप्रिटेशन वो रखते हैं एज ए प्रोफेशनल। तो फर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था, आज से मैं तकरीबन 25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब गया वहाँ पे अदालत में, तो आप देखिए कि अदालत में क्या किया जाता है। मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट था कि मैं जाऊँगा वहाँ पे और वो जज साहब कहेंगे हाँ भाई कुरान लेके आएंगे, उस पर हाथ रखेंगे कि मैं कुरान पे कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो भी ट्रांसलेशन करूँगा सच्ची करूँगा। नो, अमेरिका में चले जाए वो भी ये करेंगे कि जी बाइबल ले आएंगे, उसके ऊपर हाथ रखे कि मैं जो भी करूँगा कसम खा के सच्ची बात करके कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। वो कसम एक ओथ लेनी पड़ती है। अब मैं हैरान था कि जापानीज क्या लेके आएंगे, ये मैं आपको जापान की बात बता रहा हूँ कि कुरान लेके आएंगे, बाइबल लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज कि मैं खुद बड़ा सरप्राइज हुआ कि वो उन्होंने एक पेपर मुझे दिया, जज ने कहने लगा इसको पढ़ो और उसके बाद काम शुरू कर दो। अब उस पेपर पे जो 2 लाइनें लिखी हुई थी ना, मेरे ख्याल है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उसके अंदर लिखा हुआ था, मैं हुमायूं मुगल अपने ज़मीर को हाजिर नाजर जानकर जो कुछ भी कहूँगा सच्चे दिल से तर्जुमानी करने की कसम खाता हूँ। समझ आई? ज़मीर, अपने ज़मीर को, कॉन्शियस, माई कॉन्शियस। तो इंसान का जो ज़मीर है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो जापानीज जो है ना बड़ी हाई कॉन्शियस लेवल नेशन है ये, क्योंकि इनकी अदालत में से मैंने सीखा एक लफ्ज़, कॉन्शियस आपका ज़मीर है, ज़मीर सब कुछ आपको बताता है। और जब उसके बाद ये हुआ कि अदालत ख़त्म हुई तो मैं आई वाज सरप्राइज, और मैंने कहा मैं जैसा मुझे आपसे पर्सनली क्वेश्चन करने, तो उन्होंने कहा नहीं अदालत में आप नहीं कर सकते, जब काम ख़त्म हो जाए तो आए मेरे पास। मैं गया उनसे, जज साहब से बात की, मैंने कहा फर्स्ट टाइम मैंने ये जापानीज लॉ के अंदर ये पहली ट्रांसलेशन किया और मेरा एक्सपीरियंस था। एंड आई मूव्ड कि मैंने कहा जज साहब आपने ये क्या किया कि आप ज़मीर को, तो बंदा ज़मीर से झूठ भी बोल सकता है, अगर मैं झूठ भी बोल सकता था। फिर कहने लगे ये तो फिर वो जाने और उसका रब जाने, जो वो हम उसको, हमारा जो कानून है उसमें मज़हब को कभी नहीं लेके आएंगे। मज़हब और सियासत को हम मज़हब में लाते ही नहीं है इसमें। कानून में, कानून एक जस्टिस का मतलब ही होता है इंसाफ करना है आप। तो इंसाफ यही है कि आप उसके ज़मीर के मुताबिक इंसाफ करें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो सिद्रा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के भी लोगों को ना, बाज़मीर लोगों के ज़मीर मर चुके हैं, उनको जगाएं, ये जापान से सीखें। और ज़मीर एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको वो कहता है सबसे पहली जो चीज़ ना आपका ज़मीर देख रहा होता है कि यार मैं गलत किया है, ठीक किया है,
हैं, ठीक कीता गलत कीता, आपको पकड़ इसी की होती है पहले ना, कहते हैं रब तो बाद में पकड़ेगा, इसको पता होता है आपको ज़मीर को कि मैंने क्या किया। तो आप अपनी ज़मीर को फॉलो करें, आपको सब कुछ बताता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जब आप इसको नहीं फॉलो करते तो वो रब आपको कहाँ पे गाइड करेगा। दिस इज़ माई मैसेज टू यू। इट्स अमेजिंग सर। और सर आपने बोला कि जापानीज जो है वो ये जमीर वाला जो है वो कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली सर वो ये पहले बच्चों में अडॉप्ट करते होंगे, स्कूलिंग में पहले इसका प्रॉपर एक दिया जाता होगा मैसेज, और इस मैसेज के बाद जो है एक प्रॉपर उनकी कहते हैं ना ब्रॉट अप, एक तरबियत का हिस्सा बनाया होगा, क्लास में बार बार इसकी प्रैक्टिस होती होगी तो ही उन्होंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि जमीर यानी आपका इनर, आप खुद अंदर से कैसे हैं, इस पहले इसको एक्सेप्ट करें। सो दैट वाज अमेजिंग। और सर अब लास्ट में जो है अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अगर आप अपने स्टूडियो, अपने ऑफिस, अपने इस वर्क प्लेस का हमें एक ओवरव्यू दे सकें, ओह हम भी देखें आपके सेटअप को। सिद्रा, आई थिंक नेक्स्ट टाइम मेरा भी कैमरा मैन यहाँ में नहीं, आज मैंने इसीलिए आपको टाइम दे दिया। अगर मेरा कैमरा मैन यहाँ पे होता ना तो ही कैन मूव माई कैमरा, ये सारा फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक ये आपका अच्छा। मोबाइल वाला कैमरा नहीं है। देखिए ये मेरा माइक और ये जो है ना प्रोफेशनल बहुत बड़े उसके ऊपर फिट हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मोबाइल होता तो मैं आपको Okay, घुमा okay. के दिखा देता, ठीक है ना। इसीलिए आपको बैकग्राउंड खूबसूरत Okay. नजर आ रही है, मुझे ये सब कुछ आ रहा है ना, इज अ प्रोफेशनल सेटिंग। तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी कैन शो यू माई ऑल गैलरी, ठीक है। ओके सर, एज ए यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं बहुत देर से और बहुत सीनियर है, कोई एडवाइस मुझे ये जितने भी यूट्यूब जो है वो यूट्यूबर्स हैं उनको कि कैसे आपको जो है वो आपका अपना बैकग्राउंड सेट करना है, कौन सा कैमरा, कौन से किस टाइप की जो है वो लाइट्स और वो लेंस को यूज करना है और कैसे प्रमोट करना है अपने चैनल को, इसके बारे में कुछ बताएं। वो इसी तरह से कि देखिए मेरे पास तो टेक्निकली एक मेरा ये टीवी स्टूडियो है, ये उसका सारा इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसे ये है कि आप अपना मोबाइल जो है ना, आपसे भी एडवाइस करूँगा मोबाइल का ना एक वो आपने जो रखा हुआ ना, कोशिश करें लाइट आपके सामने से, कोई भी बैकग्राउंड में आपके लाइट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे बैकग्राउंड में कोई लाइट नहीं है, ये फ्रंट से आ रही है लाइट सारी, आपको बिल्कुल क्लियर आएगा। लेकिन मैं जब आपको देख रहा हूँ कि आपके सर के ऊपर लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, आई कॉन्ट सी यू रियली, मैं आपकी यहाँ फेस देख रहा हूँ, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू कि आप कौन है, आपको फिगर ही नहीं सही नजर आ रहा मुझे, ठीक है ना। आप खुद भी उसको जज करें, नहीं रियली आप चेक करें उसे, तो नजर आ रहा है कि कोई बंदा बैठा है लेकिन वो लगता है वो चलावा सा आ रहा है जैसे जो है ना। तो अपनी शार्पनेस लेके आए इसके अंदर। तो शार्पनेस के ये कि आप हमेशा कैमरे के सामने बैठे हैं, ठीक है ना। हाँ जी ये अभी डार्क हो गया ना, तो कोशिश करें कि आपकी बैक पे ऊपर लाइट नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपकी फ्रंट पे लाइट आनी चाहिए। तो आप कोई भी बैक अगर आप यूज़ करना चाहें, कोशिश करें किसी डार्क जगह पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है, डार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऑटोमेटिकली जब आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो कैमरे के अंदर से आपके अंदर लाइट आएगी, ठीक है ना। तो वो आपको करेगी, दिस इज़ माई टेक्निकल थिंग। तो होता ही है कि कैमरा एक तो आप स्टिल कर दें, और दूसरा कोशिश करेंगे माइक जो है ना, आप अगर उसके साथ लिंक हो सकता है, अभी तो बड़े सस्ते माइक मिल जाते हैं, आप उसको फीड कर दें अपने मोबाइल में, तो यू कैन गेट गुड वॉइस गुड पिक्चर लिखने के, देखने वाले को भी एक अच्छा लगेगा, उसके बाद एक आप मैसेज भी आपका अच्छा जाएगा। तो उसके अंदर ये था कि क्रिएटर का काम ये है कि पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी अच्छी करें आप, बस। बाकी आप खुद क्रिएटर हैं, आपके अंदर एक बोलने की पावर है, यू कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। होप सर आपने जो है वो हमें टाइम दिया, होप इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू कि आप इतनी देर हमारे साथ रहे, हमने आपको बॉदर नहीं किया, आपका जो है वो कीमती टाइम में से जो आपने टाइम निकाला वो डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा, आपकी रूटीन को उसने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तो सर थैंक यू। लास्ट में प्लीज कुछ कहना चाहें पाकिस्तानियों के लिए, और एक अच्छे हुब्बुल वतनी होने के नाते अगर आप हमें कुछ मैसेज दें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे जो है वो जानती हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि जिनका दिल जो है वो हमेशा पाकिस्तान में ही रहता है, और उनको दर्द उतना होता है जितना शायद हमें यहाँ बैठे कुछ बुरा फील नहीं होता, पाकिस्तान के लिए आपको वहां बैठे हो रहा होता है। सो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ सजेशंस, कुछ रिक्वेस्ट हमारी यूथ के लिए। सीधा देखिए, मैं पाकिस्तान ना साल में 3-4 दफ़ा आता रहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन अब ये लॉकडाउन की वजह से मैं मूव नहीं कर सकता। आई लव माई कंट्री, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत, मैं कहते हैं साड़ा मिट्टी साड़ी उत्थे दी है ना पाकिस्तान की, पैदा मैं वहाँ के हूँ, तो कैसे हो सकता है हम भूल जाएं। तो यही मैं कहूँगा कि मेरी वालदा ने मुझे 2-4 चीज़ें सिखाई थी, वही मैं चाहूँगा यंगस्टर को भी बताऊँगा। जब मैं जापान आने लगा था तो मेरी वालदा ने कहती, पुत्र देख, एक अल्लाह ते एक रसूल, किसी फिरके च नहीं पढ़ना तू, कि ये फिरकाबाजी में नहीं पढ़ना आप, ठीक है। अल्लाह और रसूल को माने, 5 नमाजा
और जो आपके अरकान है, रोज़ा जो भी करना है आपने, ये 5 अरकान करें। बाकी किसी भी फलसफे में ना पढ़ें कि ये सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, जो भी है, लगा रहन दे के दे कहते एक अल्लाह ते एक रसूल। बस नमाज पढ़ और अपने दिल नु साफ रह, और किसी को आपने मोहब्बत देनी है, किसी का दिल नहीं तोड़ना। बस सिंपल सी लाइफ है, इसमें रहेंगे तो आई थिंक यू विल बी हैप्पी। दिल दिल पाकिस्तान, सुख रहो, आबाद रहो, भावें इथे रहो तो भावें साईं वाल रहो। थैंक यू सर, सो नाइस टू यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके। आपने इतनी लाइट एनवायरनमेंट में मूड इंटरव्यू किया और मुझे बहुत सारी चीजें बताई। हो सकता है मेरी वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे और भी लोग जो हैं वो इससे फायदा उठाए, और डेफिनेटली उनकी वीडियो में थोड़ी प्रोडक्टिविटी आएगी, थोड़ा जो है वो न्यू टच आएगा। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं एज सुन एज पॉसिबल एक ऐसा कॉर्नर डिजाइन करूँ जिसमें मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, मेरे पास लाइट बहुत अच्छी हो, और मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो प्रॉपर्ली जो है वो विजिबल हो। थैंक यू सर, सो बहुत बहुत नाइस। शुक्रिया सिद्रत, थैंक यू दुआ में वेरी याद मच। रखिएगा। बहुत खुशियाँ, आप भी दुआ में याद रखिएगा, सबको सलाम दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।